हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, आज हमारी वन शॉट सीरीज का हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अगर आप चाहते हो नीट और बोर्ड्स दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए आपकी क्लास 12th की बायोलॉजी एक बार में प्रिपेयर हो जाए, साथ साथ आप अपने दोनों एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सको, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हमारे चैनल पर हमने वन शॉट सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर आपके क्लास 12th बायोलॉजी के हर एक चैप्टर को, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट हो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, रिप्रोडक्शन यूनिट या फिर आपकी इकोलॉजी यूनिट, इन सभी चैप्टर्स को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। ये सभी चैप्टर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज मेक श्योर कि आप इन चैप्टर्स को जरूर देखो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। आई कैन प्रॉमिस यू कि अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे, इस पूरी प्लेलिस्ट को देख लोगे, तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं मिलेगी। आपकी एनसीईआरटी आपके टिप्स पर होगी अगर आप इन सभी वीडियोस को एक बार देख लेते हो। एक रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि आप अपनी एनसीईआरटी और पेंसिल साथ में लेकर बैठे, बिकॉज ये बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर है, ये थोड़ा ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर ना आपको अ, अपनी चीजों को याद रखना होगा। ठीक है, डेटा बहुत ज्यादा है, और डेटा जब ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ते हैं, हम उस डेटा पे ध्यान देते हैं। और डेटा के अंदर ना एक बहुत सिंपल सी चीज इन्होंने ये बता रखी है कि अगर एलियन आएगा हमारे इस अर्थ के ऊपर, तो बहुत ज्यादा अमेज्ड हो जाएगा, शॉक हो जाएगा कि भाई इतने ज्यादा डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म्स यहाँ पर हैं। इवन ह्यूमंस, हम भी अपने आसपास के लोगों के साथ जो अपनी लाइफ शेयर कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं हमारे आसपास इस अर्थ पे, तो हमें भी ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, फैसिनेट करती है। अगर हम देखें तो हम जो कॉमन मैन है ना, ये विश्वास नहीं करेंगे कि देर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ ants, 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स, 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस एंड नियरली 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स। इस चीज को आप कैसे याद रख सकते हो? आप एक काम करो कि यहाँ पर ना लिख लो। आप लिख लो कि आंट्स आपके पास कितनी है, 20,000 है। ऑर्किड्स आपके पास कितने हैं, 20,000 है। बीटल्स कितने हैं, 3 लाख है। फिशेस कितनी है, 28,000 है। ठीक है, तो इस तरह से आप जब लिखोगे तो आपको इस पूरे पैराग्राफ में और कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ये चार जो लाइनें हैं, ये चार वर्ड आपके इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिस्ट, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ये सब ट्राई कर रहे हैं कि भाई ऐसी डाइवर्सिटी आखिर कैसे आई। उनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि ये स्पीशीज इतनी सारी कैसे हैं। ठीक है, क्या हमें कुछ अफेक्ट करती है ये बायोडाइवर्सिटी, या फिर क्या इंपॉर्टेंस है इसकी बायोस्फीयर में, ये सभी क्वेश्चंस हैं हमारे इकोलॉजिस्ट के। हम समझते हैं सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। इन आर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी, ठीक है, या फिर डाइवर्सिटी का एक और नाम हेट्रोजेनिटी, डिफरेंस, अलग अलग, ठीक है, एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीशीज लेवल। सिर्फ स्पीशीज लेवल पर ही जो बायोडाइवर्सिटी है वो प्रेजेंट नहीं होती है, बल्कि सभी लेवल पे है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल पे आपको ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मैक्रो मॉलिक्यूल से लेकर विद इन द सेल बायोम्स तक, मैक्रो मॉलिक्यूल डीएनए वगैरह से लेकर आपके ऑर्गन्स तक, आपके ऑर्गेनिजम्स तक, वहां तक आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया था सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने, ये समझाने के लिए कि जो कंबाइंड डाइवर्सिटी है एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है। अलग टाइप की उन्होंने बायोडाइवर्सिटी बताई थी, जिनमें से 3 डाइवर्सिटी कौन सी थी। फर्स्ट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड इज स्पीशीज डाइवर्सिटी, थर्ड इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें आपको समझने वाला सिर्फ इतना है कि एक स्पीशीज के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि रोवोल्फिया वोमिटोरिया जो कि हिमालयन रीजन में ग्रो होती है, उसकी जो बेसिकली यूज होती है टू ट्रीट, ठीक है, इस प्लांट को यूज किया जाता है, केमिकल बनाता है ये, जिसको यूज किया जाता है फॉर रेसरपाइन, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, इसकी बहुत सारी वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएंगी दैट द प्लांट प्रोड्यूसेस। इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। चावल के 50,000 से भी ज्यादा आपको स्ट्रेन्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब वेराइटीज देखने को मिल जाएंगी। बासमती की ही इतनी सारी वेराइटी है। ठीक है, अलग अलग चावल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आम है इसका, मैंगो। ये समझने के लिए कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, जीन के लेवल पे डाइवर्सिटी चेंजेस आना। ठीक है, एक मैंगो एक ही स्पीशीज है, लेकिन उसके टाइप बहुत सारे हैं। हाफूज आम हो गया, अल्फेंसो आम हो गया, आपका लंगड़ा आम हो गया, ये सारे अलग अलग टाइप है आम के। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्पीशीज डाइवर्सिटी,
आप देखो कि स्पीशीज के लेवल पे भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अगर एम्फीबियन की डाइवर्सिटी को देखें तो आपको वेस्टर्न घाट पे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर देखें तो डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड सब कुछ है हमारे यहाँ। ठीक है, हमारे यहाँ ज्यादा अच्छे इकोसिस्टम है एज कंपेयर टू अ कंट्री लाइक नॉर्वे। क्यों? क्योंकि हम इक्वेटर के ज्यादा पास हैं। इसके बारे में भी आपसे आगे बात करेंगे कि इक्वेटर के पास होने से, ट्रॉपिकल रीजन में होने से क्या फायदा है। इट हैज टेकन हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं इस एवोल्यूशन के जरिए इतनी सारी स्पीशीज की डाइवर्सिटी को क्रिएट करने में। क्रिएट मतलब खुद नहीं बनाए, नेचर ने अपने आप ढूंढे हैं। बट वी कुड लूज ऑल दैट वेल्थ इन लेस देन 2 सेंचुरी। 200 साल में ही हम इसे खोने की कगार में है। क्यों? जिस तरह से हम अपनी एक्टिविटीज आजकल कर रहे हैं, जिस लेवल पे, जिस स्पीड में हमारी स्पीशीज लूज हो रही है, एक्सटेंट हो रही है, उस हिसाब से हम कुछ ही सालों में, 100-200 सालों में हमारी जो डाइवर्सिटी है उसे खत्म कर देंगे। बायोडाइवर्सिटी और उसको बचाना, उसका कंजर्वेशन अब एक नया इन्वायरमेंटल इशू बन चुका है। इंटरनेशनली भी ये चीज जा चुकी है। लोग ज्यादा अवेयर हो रहे हैं अपने आसपास बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके सर्वाइवल के लिए और इस प्लैनेट के सही से चलने के लिए बायोडाइवर्सिटी जरूरी है। इसको कैसे लिखोगे? बहुत सिंपल सी चीज है। इसको आप लिख लो कि मोर देन 50,000 आपकी राइस की स्पीशीज है। किसकी स्पीशीज है? राइस की। 1,000 मैंगो की, प्लस रॉ वोल्फिया वीए वोमिटोरिया। किसके लिए यूज होता है? किसके लिए? रेसर पाइन। एक सेकेंड, रेसर पाइन के लिए। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। हमारा क्वेश्चन है कि पूरी अर्थ में कितनी स्पीशीज है ना, और उनमें से इंडिया में कितनी स्पीशीज है। क्योंकि जो भी आसपास हमारे रिकॉर्ड है आज तक का स्पीशीज का, हमें इतना पता है कि काफी सारी स्पीशीज आज तक हम डिस्कवर कर चुके हैं। लेकिन उस बेसिस पे ये क्वेश्चन करना कि अर्थ में टोटल कितनी स्पीशीज हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि हमने सभी को डिस्कवर नहीं किया है। IUCN के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 2004 में उन्होंने बताया था कि द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो आज तक डिस्कवर की गई हैं वो अराउंड मोर देन 1.5 मिलियन है, जो कि आपके लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी बताया गया था। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी यही बताया गया था कि 1.7 से 1.8 मिलियन तक आपकी क्या है, बताओ, डाइवर्सिटी है। लाइफ, लिविंग फॉर्म्स इतने हैं। क्लियर? और यही सेम चीज यहाँ पर भी कही है IUCN ने, 1.5 मिलियन से थोड़े ज्यादा। बट वी हैव क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज, वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। हमें अब तक ये नहीं पता है कि कितनी स्पीशीज ऐसी हैं जिन्हें डिस्कवर करना रहता है ना। estimates are widely and many of them are only educated guess। हमने बहुत सारे अलग अलग एस्टिमेट लगाए हैं, जिनमें से कई तो क्या है, एक तुक्के हैं, गेस हैं। ठीक है। फॉर मेनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप, स्पीशीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। हमने टेम्परेट जो रीजन है वहां पर हमने स्पीशीज जो है ज्यादा अच्छे से डिस्कवर कर ली है than in tropical countries, considering that an overwhelmingly large proportion of species waiting to be discovered in tropic region। ट्रॉपिक रीजन में ऐसी कई स्पीशीज हैं जिनको अभी भी इंतजार है कि उनको ढूंढा जाएगा, डिस्कवर किया जाएगा। Right? Biologists make a statistical comparison of the temperate and tropical species। जितने भी रेशियो है कि टेम्परेट में इतनी मिलती है और यहाँ इतनी मिलती है, इस बेसिस पे बायोलॉजिस्ट उन्हें कंपेयर करते हैं। ठीक है, और इसी बेसिस पे ये बताया गया है दैट studied a group of insects and extrapolate this ratio to other group of animal and plants to come up with a gross estimate। एक estimate लगाया गया कि कितने number of species अर्थ पे हैं। कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेट भी लगाए गए जिनसे ये सोचा गया कि 20 से 50 मिलियन तक स्पीशीज हो सकती हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा और साइंटिफिकली जो हमें ठीक लग रहा था वो हमें आइडिया दिया था रॉबर्ट मे ने, जिन्होंने कहा था ग्लोबली जो स्पीशीज है अराउंड 7 मिलियन है। पूरे पैराग्राफ में अगर कुछ समझ नहीं आया तो एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि IUCN कहता है 1.5 मिलियन, हमारा एस्टिमेट
जो लगाया गया है, एक्सट्रीम एस्टिमेट जो लगाया गया है, वो कहता है 20 से 50 मिलियन है, और जो हमारा रॉबर्ट मे ने बताया है, उसने बताया है कितना, 7 मिलियन। ये 3 वर्ड आपको याद होने चाहिए पूरे पैराग्राफ में, ठीक है। Now, let us look at some interesting aspect about Earth's biodiversity based on the currently available species inventories. 70% से ज्यादा जो स्पीशीज, देखो जितनी भी स्पीशीज अब तक फाइंड आउट की गई हैं, डिस्कवर की गई हैं, उनमें से 70% से ज्यादा एनिमल की हैं, और प्लांट की जिसमें सब आ जाएगा, एल्गे, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब आ जाएंगे, सब मिलकर भी 22% से ऊपर नहीं जा रहे हैं। अमंग एनिमल, जो एनिमल 70% थे, उनका भी 70% आपको इंसेक्ट से मिलता है। किससे मिलता है? इंसेक्ट, ठीक है। नाउ आप मान के चलो, अगर आपके पास 100 एनिमल, मतलब 100 अगर आप कहो यहाँ पर स्पीशीज हैं, है ना, अगर आप कहो कि 100 टोटल नंबर है आपके पास, आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स, आउट ऑफ एवरी 100 एनिमल्स, सॉरी, हमारे पास 70 तो इंसेक्ट्स ही हैं। और एग्जांपल दिया भी है कि 10 एनिमल्स अगर हैं तो 7 तो उसमें से इंसेक्ट हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट? हम कैसे कहेंगे कि इतना ज्यादा इंसेक्ट इतने ज्यादा कैसे हैं? क्योंकि दे हैव एक्सोस्केलेटन, दे हैव एक्सोस्केलेटन, और इस एक्सोस्केलेटन की वजह से वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीशीज इतनी ज्यादा है। अगर हम फंजाई की बात करें तो स्पीशीज जो वर्ल्ड में फंजाई की हैं वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑल फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल, इन सबको मिला दो तो भी ज्यादा है फंजाई की स्पीशीज, ठीक है। और यही सेम चीज आपके फिगर 15.1 में बताई गई है कि मेजर टेक्सा क्या है, ठीक है, कितने को कितना डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, इसको हम देखते हैं अभी। तो इस पेज पे आपको क्या क्या लिखना है? इस पेज पे आपको क्या क्या लिखना है? इस पेज पे हमें लिखना है कि भाई मोर देन 70% तो एनिमल्स हैं, और इसमें भी, इसका भी 70% इंसेक्ट्स हैं, और अराउंड 22 मिलियन, मिलियन सॉरी मिलियन नहीं, परसेंट, 22 मिलियन सॉरी परसेंट प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद एक और चीज कही है इन्होंने, फंजाई। फंजाई आपकी फिशेस से भी ज्यादा है, ठीक है, आपके एम्फीबियन से भी ज्यादा है, आपके रेप्टाइल से भी ज्यादा है, और मैमल से भी ज्यादा है। क्लियर? तो इतना समझ के रखो, इस पूरे पैराग्राफ में यही चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इस डायग्राम को आप कैसे याद रखोगे? यहाँ देखो, इनवर्टिब्रेट की बात करें तो इंसेक्ट्स को इतना पोर्शन मिला है, बाकी मोलस्क, क्रस्टेशियन, अदर एनिमल ग्रुप। वर्टिब्रेट में फिशेस 50%, उसके बाद एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। प्लांट्स में फंजाई, एंजियोस्पर्म, बाकी ये सब चीजें। समझ में आया? इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और प्लांट्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा? मैम इसे कैसे याद करें? परसेंटेज भी नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन आएगा, पूरा का पूरा चार्ट बन के आ जाएगा, और इन्हें गायब कर दिया जाएगा, नाम हटा दिए जाएंगे, डैश लगा दिया जाएगा। हो सकता है तीनों नाम दे, रेप्टाइल का नाम ही ना दे, डैश लगा दे, नाम ना लिखा हो, आपको बताना होगा कि ये क्या है। ऐसे हो सकता है ए, बी, सी, डी और ई। ए, बी, सी, ई तो पता है, लेकिन डी नहीं पता है, तो डी का आंसर आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। It should be noted that these estimates do not give any figures for prokaryotes. आपने देखा कहीं पर भी बैक्टीरिया की बात नहीं हुई, प्रोकैरियोट्स की बात नहीं हुई। Biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be. बायोलॉजिस्ट को नहीं पता है अब तक कि कितनी स्पीशीज प्रोकैरियोट्स की हो सकती है। द प्रॉब्लम इज दैट, अब क्यों हम नहीं पता लगा पा रहे हैं कि कितनी स्पीशीज हो सकती हैं? जो कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स है ना, वो सुटेबल नहीं है, उनसे हम माइक्रोबियल स्पीशीज को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जिनको कल्चर कर ही नहीं सकते हमारी लैब कंडीशंस में। इफ वी एक्सेप्ट, अगर हम एक्सेप्ट करें बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया को भी फॉर डेलिनिएटिंग स्पीशीज फॉर दिस ग्रुप, तो उनकी जो डाइवर्सिटी यानी कि उनका जो नंबर है वो मिलियंस में चला जाएगा। और हम कह रहे हैं कि जो हम रॉबर्ट मे ने बताया 7 मिलियन पूरे अर्थ की है, उसमें से बहुत ज्यादा तो किसकी हो जाएगी? प्रोकैरियोट्स की हो जाएगी। तो इसलिए इनको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो इंडिया की अगर बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यहाँ पे मैं मार्क करूंगी, सिर्फ वो ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि सिर्फ डाटा इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में। इंडिया के अंदर सिर्फ 2.4% ही है लैंड का एरिया, मतलब
पूरे वर्ल्ड का जो लैंड का एरिया है उसमें से इंडिया के पास सिर्फ 2.4% है। फिर भी ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी में इंडिया का शेयर है 8.1%। कम एरिया होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री 12 उन कंट्रीज में से एक है वर्ल्ड के अंदर जिनका डाइवर्सिटी जिनकी ज्यादा अच्छी है। अब अगर नंबर्स में देखें तो 45,000 स्पीशीज प्लांट्स की हैं और इसकी डबल यानी कि 90,000 एनिमल्स की हैं जो अब तक रिकॉर्ड की गई है इंडिया से। ठीक है, हाउ मेनी ऐसी कई स्पीशीज होगी जो वेट कर रही होंगी जिनको डिस्कवर किया जाए, उनका नाम दिया जाए। अगर हम रॉबर्ट मे की बात माने जो ग्लोबल एस्टिमेट उन्होंने बताया तो 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैज बीन रिकॉर्डेड। ये जो नंबर दिया है ना, ये 45,000 90,000, इसका मतलब है 22% ही अब तक टोटल स्पीशीज रिकॉर्ड की गई है, बाकी सारी अनडिस्कवर्ड है। अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन, इसको अगर हम अप्लाई करें तो इंडिया की डाइवर्सिटी के फिगर पे, तो हमें ये समझ में आता है कि 1 लाख से भी ज्यादा ऐसी प्लांट की स्पीशीज हैं, 3 लाख से भी ज्यादा ऐसी एनिमल की स्पीशीज हैं जिनको अब तक डिस्कवर नहीं किया गया। Would we ever be able to complete the inventory of the biological wealth of our country? क्या हम इस इन स्पीशीज को डिस्कवर कर पाएंगे? क्या हम कभी बायोलॉजिकली इतने वेल्दी हो पाएंगे? कंसिडर द इमेंस, अब समझ लो क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा मैन पावर लगेगी, इतना ज्यादा टाइम लगेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कि उतना टाइम अभी किसी के पास है ही नहीं। The situation appears more hopeless when we realize that a large fraction of these species faces the threat of becoming extinct even before we discover them. हमें होपलेस सिचुएशन ये इसलिए लग रही है क्योंकि जब हम इस पे काम करना शुरू करेंगे तब तक हो सकता है ऐसी कई स्पीशीज हो जो एक्सटिंक्ट भी हो गई हो, है ना। तो क्या कहना चाह रहा है, एक लाइन बहुत सुंदर लाइन लिखी हुई है दैट नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग, जल रही है नेचर की लाइब्रेरी, बायोलॉजिकल लाइब्रेरी, इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ ऑल द बुक स्टॉक देयर। नेचर की जो लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसको बायोडाइवर्सिटी कहा गया है, उसमें बुक्स रखी हुई है। बुक्स मतलब स्पीशीज। हमने कुछ ही स्पीशीज, कुछ ही बुक्स के टाइटल पता किए हैं। अब ऐसी कई बुक्स हैं जिनके टाइटल हमें पता ही नहीं, उससे पहले वो खराब हो चुकी हैं, जा चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, इसलिए हम ओवरऑल एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे हैं। नाउ बात करेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कैसे बायोडाइवर्सिटी डिसाइड हो रही है, किस एरिया में कितनी है, क्या है, ये सब। सबसे पहला है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बहुत सिंपल सी चीज है, यहां बनाकर देख लेते हैं, आपको उससे ज्यादा समझ में आएगा। एक सेकेंड भाई, ठीक है, ठीक है, ये मान लो अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है। ये क्या है, हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर के बाद अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या है, कौन सा रीजन है, ट्रॉपिकल। ये वाला ऐसे बना देते हैं, ये हमारा हो गया ट्रॉपिकल, ठीक है, ये इक्वेटर। उसके बाद ट्रॉपिकल के जस्ट ऊपर कौन सा आ जाएगा, सब ट्रॉपिकल। कौन सा आ जाएगा, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो हमारा कौन सा रीजन आएगा, टेम्परेट। कौन सा रीजन आएगा, टेम्परेट। तो जितना भी मैं अभी बात करूंगी वो आपको इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अब हमारी जो बात हो रही है वो हो रही है पोल्स की। ये क्या है मेरे, ये हो गए पोल्स। ये क्लियर है, समझ में आया। अब ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या कहना चाहता है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाओगे पोल्स की तरफ, स्पीशीज कम होती जाएगी। स्पीशीज सबसे ज्यादा यहां, उससे कम यहां, सबसे कम पोल्स की तरफ। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं एज कंपैरेटिवली टू द टेम्परेट रीजन। वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है इस पूरे पैराग्राफ में। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको इंपॉर्टेंट लाइंस में बताती हूँ, एक सेकेंड, जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डाइवर्सिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगी, ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कई ऐसे ग्रुप होते हैं एनिमल के और प्लांट के जो कि अलग अलग पैटर्न शो करते हैं डाइवर्सिटी का, जिसमें से एक है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। जनरली स्पीशीज की डाइवर्सिटी कम होती जाती है, इट डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, विद वेरी वेरी फ्यू एक्सेप्शन। जो ट्रॉपिकल, जिसकी लैटिट्यूडनल रेंज
23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, जैसे नॉर्थ की तरफ गए, इसका स्पीशीज इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है अगर हम टेम्परेट से कंपेयर करें या पोलर रीजन से कंपेयर करें। कोलंबिया एक जगह है जो कि इक्वेटर के पास है, तो वहां पर आपको 1400 स्पीशीज बर्ड्स की देखने को मिलती है, जबकि न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, वहां पर आपको सिर्फ 105 स्पीशीज देखने को मिलेंगी बर्ड्स की। और उससे भी ऊपर ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, तो उसमें आपको सिर्फ 56 स्पीशीज। तो जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ रहे हो, वैसे वैसे स्पीशीज का नंबर भी कम हो रहा है। इंडिया के अंदर विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा आ रहा है, ज्यादातर उसका लैंड एरिया ट्रॉपिकल रीजन में है ना, तो उसकी वजह से इंडिया के अंदर अराउंड 1200 स्पीशीज बर्ड्स की प्रेजेंट है। और कुछ फॉरेस्ट जैसे कि इक्वेडर फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और यहाँ पर जो स्पीशीज है वो 10 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू द फॉरेस्ट जो कि टेम्परेट रीजन में आते हैं, जैसे कि मिड वेस्ट फॉरेस्ट। अब हम बात करेंगे अमेजोन रेन फॉरेस्ट की। अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा ग्रेट बायोडाइवर्सिटी है इस पूरी अर्थ पे। अराउंड 40,000 स्पीशीज से ज्यादा प्लांट्स हैं, 3000 फिशेज हैं, 1300 बर्ड्स हैं, 427 स्पीशीज मैमल्स की हैं, 427 एम्फीबियंस की हैं, 378 रेप्टाइल्स की हैं, और उससे भी ज्यादा 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स की स्पीशीज है। साइंटिस्ट का एस्टिमेट ये है कि ये जो रेन फॉरेस्ट है ना, देयर माइट बी एटलीस्ट ऐसे 2 मिलियन इंसेक्ट की स्पीशीज होगी जो अब तक डिस्कवर नहीं की गई है। ऐसा स्पेशल क्या है ट्रॉपिकल रीजन में कि वहां पर इतनी ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिलती है? इकोलॉजिस्ट और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। क्या हाइपोथेसिस दी है? जिनमें से कुछ, बहुत सारी हाइपोथेसिस, बहुत सारी बातें बनाई गई, जिनमें से कुछ बातें ये हैं। सबसे पहले स्पीसिएशन। स्पीसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट। जो टेम्परेट रीजन है ना, उसके अंदर बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं। जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स है वो बहुत टाइम तक अनडिस्टर्ब रहते हैं, फॉर मिलियन ऑफ ईयर, ठीक है, जिसकी वजह से स्पीशीज को बनने के लिए टाइम मिल जाता है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस, जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट होते हैं वो कम सीजनल होते हैं, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल है, कांस्टेंट रहते हैं, जिसकी वजह से स्पीशीज को पता होता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज होने वाली है, और मुझे पता है मेरे को इस एनवायरमेंट में रहना है, तो इसलिए वहां पर स्पीशीज ज्यादा है। लेकिन चेंजेस ज्यादा होने की वजह से जो आपका टेम्परेट रीजन है वहां पर अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से स्पीशीज नहीं रह पाती। सो कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट नीश स्पेशलाइजेशन, कि भाई एक प्रॉपर नीश बन जाता है, स्पीशीज बन जाती है, और स्पीशीज की डाइवर्सिटी बन जाती है। सोलर एनर्जी ज्यादा होती है ट्रॉपिकल रीजन में, जिसकी वजह से इट कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। इकोसिस्टम में पढ़ा था ना कि हमारे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सोलर एनर्जी कैसे यूज हो रही है और आगे नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे वो कैसे पहुंच रही है। दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू अ ग्रेटर डाइवर्सिटी। नेक्स्ट कह रहा है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिका जंगल, एक हमारे जर्मन नेचुरलिस्ट थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्डोट, जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि एक जगह, एक रीजन है जहां पर स्पीशीज बढ़ रही हैं, और जैसे जैसे उस रीजन को बढ़ाया जा रहा है, जैसे जैसे और ज्यादा एरिया कवर किया जा रहा है, स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पर आकर वो स्पीशीज बंद हो गई और नहीं बढ़ रही है। अब कितना भी एरिया आगे चले जाओ, इतनी ही स्पीशीज मिलेंगी, इतनी ही टाइप की स्पीशीज मिलेंगी। इनफैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो, प्लांट्स हो, बर्ड्स हो, बैट हो, इट टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपकी स्पीशीज देखो ये बढ़ती चली गई। एक टाइम ऐसा आया कि उसने बढ़ना बंद कर दिया, इतना ही रहेगा, ठीक है। और लॉग के बेसिस पे अगर आप इस रिलेशनशिप को देखो तो एक इक्वेशन के बेसिस पे इसको समझाया गया, सीधी सीधी इक्वेशन है, जिसमें s इज योर स्पीशीज रिचनेस, a इज योर एरिया, z इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, एंड c इज द y इंटरसेप्ट। क्लियर? इकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है जो z की वैल्यू जो ये निकल के आती है, स्लोप की वैल्यू होती है, वो 0.1 से 0.2 तक हो सकती है अगर हम एक ऐसे रीजन में चले जाएं।
चाहे वो ब्रिटेन हो, कैलिफोर्निया वगैरह, ये सारी स्पीशीज। लेकिन अगर आप एनालाइज करो एक ऐसे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को जहां पर बहुत बड़ा एरिया देख रहे हो, यानी कि पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट आप देख रहे हो, तो आप फाइंड आउट करोगे जो स्लोप है लाइन का वो स्टीप, थोड़ा सा स्टीप हो जाता है, यानी कि स्ट्रेट हो जाता है। तो z की वैल्यू अराउंड 0.6 से 1.2 तक हो जाती है, स्टीप हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रूगीवोरस जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं and mammals in the tropical forest of different continent, the slope is found to be, स्लोप कैसी पाई जाती है यहाँ पर, स्ट्रेट पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो ये वाला जो है ना, नाउ 1.15 आपकी एनसीईआरटी में लिखा होगा, लाइन नहीं है यहाँ पे, इट इज फाउंड टू बी 1.15। क्लियर? नेक्स्ट, स्पीशीज इतनी अलग अलग मिल रही है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम में? द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम। डज द नंबर ऑफ स्पीशीज इन द कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम? कि कितनी स्पीशीज हमारे आसपास हैं, अगर उनमें से कुछ खत्म हो जाए तो क्या इकोसिस्टम पे कोई फर्क पड़ेगा? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इकोलॉजिस्ट आज भी इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाए हैं। बहुत डेकेड्स तक ये माना जाता था कि जो कम्युनिटीज हैं जिनमें ज्यादा स्पीशीज हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं एज कम्पेयर टू दोज जिनमें कम स्पीशीज हैं। अब ये स्टेबल वर्ड क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक स्टेबल कम्युनिटी वो जगह है जो ज्यादा चेंजेस शो नहीं करती। अगर एक साल में आपके खेत में एक मतलब 10 किलो, या 10 किलो तो बहुत कम हो जाएगा, 100 किलो आलू उग रहे हैं, ठीक है, हर साल आपके यहाँ कभी 95, कभी 100, कभी 98, कभी 90, कभी 110 इतने किलो हो रहे हैं, तो ये एक स्टेबल कम्युनिटी हुई। ठीक है, इट मस्ट बी आइदर रेसिस्टेंट एंड रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस, बीच में बारिश आई कुछ आया उससे उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, चाहे नेचुरल हो मैनमेड हो। इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज। हो सकता है उस आलू के साथ कोई और पेड़ भी लगने की कोशिश कर रहे, लेकिन आलू को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे ही जो लोग वहां रह रहे हैं, जो स्पीशीज वहां है, उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एलियन स्पीशीज मतलब बाहर से कोई आ जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वी डोंट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टू स्पीशीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी, लेकिन डेविड टिलमैन ने इस चीज को प्रूव करा था अपने एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने क्या किया, आउटडोर कुछ प्लॉट्स रखे और उससे उन्हें समझ में आया कि कुछ आंसर्स मिल रहे हैं इस चीज के। टिलमैन ने देखा वो प्लॉट जिसके अंदर उसने ज्यादा स्पीशीज प्रोवाइड की थी, वहां पर ईयर टू ईयर, हर साल दर साल कम चेंजेस देखने को मिले टोटल बायोमास में। ही आल्सो शोड दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। मतलब कि अगर डाइवर्सिटी बढ़ रही है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। मतलब एक कंपनी के अंदर एक ही बंदा सारे काम करे तो काम तो हो जाएंगे लेकिन टाइम बहुत लगेगा, प्रोडक्टिविटी कम। लेकिन अगर एक ही कंपनी के अंदर हर एक मैनेजर अलग है, कैशियर अलग है, अकाउंटेंट अलग है, ये सब अलग अलग है, तो कंपनी ज्यादा काम दे पाएगी, ज्यादा प्रोडक्ट बना पाएगी। ठीक है, ऑल्दो वी मे नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि कैसे स्पीशीज रिचनेस कंट्रीब्यूट करती है टू द वेलबींग ऑफ एन इकोसिस्टम, वी नो enough to realize that rich biodiversity is only not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of human race on this planet। कि हमें इतना तो समझ में आ चुका है कि सिर्फ इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि हमारे सर्वाइवल के लिए, इस प्लैनेट अर्थ पे हमारे सर्वाइवल के लिए इस स्पीशीज रिचनेस का होना कितना ज्यादा जरूरी है। एट अ टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पीशीज इन अलार्मिंग पेस, 10 साल 15 साल पहले की लिखी हुई बुक है, और उस बेसिस पे आप समझ सकते हो कि स्पीशीज किस स्पीडी सॉरी किस स्पीड से जो हमारी स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो रही है। ठीक है, वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल? वेस्टर्न घाट का जो इकोसिस्टम है वो कम फंक्शनल हो जाएगा अगर उसकी एक स्पीशीज जो कि ट्री फ्रॉग होता है वो खत्म हो जाए तो? क्या हमारी लाइफ पे कोई फर्क पड़ेगा अगर हमारे आसपास 20,000 चींटियों से अब सिर्फ 15,000 चींटियां रह जाएं? ठीक है, क्या हमें कुछ फर्क पड़ेगा अगर ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो? ये हमारे क्वेश्चंस हैं, और इन सभी क्वेश्चंस के हम डायरेक्टली आंसर तो नहीं दे सकते, लेकिन एक हाइपोथेसिस के थ्रू इसको समझ सकते हैं। वो हाइपोथेसिस का नाम है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, जो कि स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट पॉल एलरिच ने दी थी। उन्होंने कहा आप एक प्लेन में बैठे हो, उस प्लेन को आप इकोसिस्टम मान लो, और उस प्लेन को जोड़ा गया है, बनाया गया है थाउजेंड्स ऑफ स्क्रू रिवेट से, और वो स्क्रू क्या है, हमारी स्पीशीज। हम रिलेट करके चल रहे हैं। ठीक है, अगर हर पैसेंजर जो उसमें ट्रैवल कर रहा है वो एक एक रिवेट, एक एक स्क्रू को निकालना शुरू कर दे और घर ले जाना शुरू कर दे, ठीक है, घर ले जाने का मतलब, निकालना शुरू करने का मतलब, वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। तो शुरू में तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
प्लेन पे, उस इकोसिस्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे-जैसे ज़्यादा जैसे हर एक पैसेंजर अगर अपने घर वो स्क्रू ले जाने लगा, तो एक टाइम आएगा प्लेन बिखर जाएगा, इकोसिस्टम बंद हो जाएगा, मतलब काम ही नहीं करेगा, ठीक है? तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ हमें हार्म करेगी। एक और चीज़, कौन-सी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है, जिसका कुछ काम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सेम हाइपोथेसिस, कौन-सा स्क्रू निकाल कर ले जा रहे हो, विंग वाला या विंडो वाला? विंग वाला लेके जाओगे, प्लेन उड़ेगा ही नहीं। विंडो वाला ले जाओगे, कुछ नहीं होगा। एक स्क्रू निकला, 3 और है उसको रोकने के लिए, ठीक है? सो व्हिच रिवेट इज़ रिमूव्ड इट मे आल्सो बी क्रिटिकल। लॉस ऑफ रिवेट यानी कि स्क्रू का विंग्स पे अगर चले जाएँ, तो ऑब्वियसली ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ अ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स और विंडो इनसाइड द प्लेन। सीट या विंडो से ले जाओ, कोई स्क्रू फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप विंग्स से उठाकर ले जाओ तो उड़ेगा ही नहीं प्लेन, ठीक है? तो ये हमें ये बताता है कि आपको इनिशियली पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे-धीरे करके स्पीशीज़ खत्म होती जाएँगी, एक्सटिंक्ट होती जाएँगी। तो ये जो आप देख रहे हो ना, आस-पास बाढ़ आ रही है, ये ड्रॉट हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, साइक्लोन आ रहा है, बहुत चीज़ें हैं जो इनकी वजह से हैं, जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है? नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी की। व्हाट इज लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी? इसमें भी डेटा है, आप देख पा रहे हो कि दूर से दिख रहा है आपको। व्हाइल इट इज डाउटफुल इफ एनी न्यू स्पीशीज आर बीइंग एडेड, ये हमें नहीं पता कि कोई नई ऐड हो भी रही है या नहीं हो रही है। ये हमें जरूर पता है कि हमारी स्पीशीज जो है वो खत्म जरूर होती जा रही है। बायोलॉजिकल वेल्थ का मतलब होता है कितनी स्पीशीज एक अर्थ पे है, कितनी स्पीशीज एक इंडिया जैसी कंट्री में है। तो हमारी अर्थ के अंदर हमारी जो बायोलॉजिकल वेल्थ है वो डिक्लाइन कर रही है और बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। और ये किसकी वजह से? हमारी एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमंस की एक्टिविटी की वजह से। द कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमन इज सेड टू हैव लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड। यानी कि जब लोगों ने इस आइलैंड पे रहना शुरू किया, कोलोनाइजेशन बनाना शुरू किया, तो उसकी वजह से इस आइलैंड की अराउंड 2000 से ज्यादा जो बर्ड की स्पीशीज थी वो खत्म हो गई। आईयूसीएन ने रेड लिस्ट 2004 के डॉक्यूमेंट में ये बताया कि 784 स्पीशीज, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट थे, 359 इनवर्टिब्रेट और 87 प्लांट्स की स्पीशीज थी, इन द लास्ट 500 ईयर्स ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। सम एग्जांपल ऑफ रीसेंट एक्सटिंक्शन इंक्लूड डोडो मॉरिशस, क्वागा अफ्रीका से, थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया से, स्टिलर सी काओ जो कि रशिया में है, एंड 3 सब स्पीशीज बाली, जवान एंड कैस्पियन, ये टाइगर की स्पीशीज हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एंड द लास्ट 20 years alone have witnessed disappearance of 27 species। सिर्फ 20 सालों में पिछले 27 से ज्यादा स्पीशीज क्या हो गई हैं? डिसअपियर हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। और ये बुक 10 से 15 साल पहले लिखी गई थी, तो मान के चलो अब कितना नंबर होगा एक्सटिंक्शन वाली स्पीशीज का। केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड शो दैट एक्सटिंक्शन अक्रॉस द टेक्सा आर नॉट रैंडम। यानी कि जो ये एक्सटिंक्शन हो रहा है ये रैंडमली नहीं है, ये रैंडमली नहीं हो रहा है, इस ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न शो कर रहा है। सम ग्रुप जैसे कि एम्फिबियंस अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, ज्यादा जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एडिंग टू ग्रिम सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शन इज द फैक्ट दैट मोर देन 15,500 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ऐसी 15,500 स्पीशीज हैं जिनके ऊपर ये खतरा है कि वे एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। प्रेजेंटली 12% of all bird species, 23% of all mammal species, 32% of all amphibian species, and 31% of all gymnosperm species in the world face the threat of extinction. Important, very important. क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है कि more than 15,000 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, जिनमें से 12% बर्ड्स हैं, 32% एम्फीबियंस हैं, ठीक है? उसके बाद 31%, यहाँ परसेंट लगाए थे मैं, तुम कहोगे 31 32, जिम्नोस्पर्म है, और 23% मैमल्स हैं। पूरे में ये इंपॉर्टेंट था। फ्रॉम अ स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड के थ्रू जो हमने जो भी पढ़ा है, हमें ये पता चला है लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीशीज लाइक द वन वी आर करेंटली विटनेसिंग हैव हैपेंड अर्लियर, इवन बिफोर ह्यूमंस। हम जब आए उससे पहले कितनी स्पीशीज होंगी जो खत्म हो चुकी होंगी ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड, यानी कि 3 बिलियन साल पहले। सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर वर 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन। 5 बार ऐसा हो चुका है कि बड़े बड़े एक्सटिंक्शन हो चुके हैं स्पीशीज के। 6th एक्सटिंक्शन की तरफ हम यहाँ बढ़ रहे हैं। और कैसे ये अलग होगा? द डिफरेंस इज इन द रेट। 6th एक्सटिंक्शन बहुत जल्दी होगा, पिछले 5 टाइम में हुए थे,
ये वाला बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है। द करंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट आर एस्टिमेट टू बी 100 या 1000 टाइम जल्दी हो रहा है फ्रॉम द प्री ह्यूमन टाइम, जब हम थे भी नहीं उससे पहले जो एक्सटिंक्शन हुए हैं ना, उससे भी 100 से 1000 गुना ज्यादा तेजी से जो एक्सटिंक्शन है वो हो रहा है। Ecologists warn that if the present trend to continue, nearly of half of all the species on earth might be wiped out within the next 100 years. इस अर्थ पे जितनी भी स्पीशीज हैं उनमें से आधी से भी ज्यादा अगले 100 सालों में खत्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, अगर यही रेट रहा तो। Now, in general, loss of biodiversity in a region may lead to, अगर बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई तो, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट प्रोड्यूस नहीं होंगे ज्यादा, लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन सच एज ड्रॉट वगैरह ये ज्यादा आएंगी, ठीक है, फ्लड वगैरह ज्यादा आएंगी, इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी ऑफ सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस जैसे कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी, वाटर का यूज होना, पेस्ट और डिजीज साइकिल। कॉज क्या है बायोडाइवर्सिटी खत्म होने का? कॉज क्या है? 4 मेजर कॉजेज हैं, 4 मेजर कॉजेज हैं जिसे हम इविल क्वार्टेट कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, उनका हैबिटेट ही खत्म कर दिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट cause driving animals and plants to extinction. The most dramatic example of habitat loss come from tropical rainforest, जिनमें ये देखा गया once covering more than 14%, 14% से भी ज्यादा अर्थ का लैंड सरफेस ट्रॉपिकल जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो कवर करते थे। नाउ दीज रेन फॉरेस्ट कवर ओनली मोर देन 6%, यानी कुछ ना कुछ तो एक्सटिंक्ट हुआ है, हैबिटेट खत्म हुई है। दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। और जैसे ही आप इस चैप्टर को पढ़ना खत्म करोगे, 1000 से भी ज्यादा हेक्टर्स का रेन फॉरेस्ट जो है वो खत्म कर दिया गया होगा। क्यों? क्यों खत्म किया जा रहा था? ताकि घर बनाए जा सकें, और घर बनाए जाएंगे तो उस हैबिटेट में जो पहले से एनिमल्स रह रहे थे उनका घर छीना जा रहा है, जिसकी वजह से अब वो स्पीशीज वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, ठीक है। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इट इज सो ह्यूज दैट इट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। harboring probably millions of species is being cut and cleared for cultivating, क्या बनाने के लिए? सोयाबीन या फिर ग्रासलैंड का कन्वर्जन फॉर रेजिंग द बीफ कैटल। Amazon रेन फॉरेस्ट जो अर्थ की लंग कहे जाते हैं, जिससे आपको ऑक्सीजन मिलता है, उसको खत्म किया जा रहा है हमारी नीड्स के लिए। Beside total loss, the degradation of many habitat by pollution also threaten the survival of many species. Pollution की वजह से भी बहुत सारी habitat जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी species extinct हो रही हैं। When large habitats are broken, जब बड़े बड़े habitat को खत्म किया जाता है ना, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, हमारी एक्टिविटीज की वजह से mammals और birds require large territories and certain animals with migratory habits are badly affected, लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन, क्योंकि उनकी हैबिटेट खत्म हो गई तो उनकी पॉपुलेशन में भी कमी आ जाएगी। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। व्हाट इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन? ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, बट व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, हमें हमेशा से नेचर की जरूरत है जीने के लिए, ठीक है, खाने के लिए, रहने के लिए। लेकिन जब हमें हमारी जरूरत से ज्यादा हमारा लालच दिखने लगा कि हाँ हम इस एरिया को कवर कर लेते हैं, और इस एरिया को कवर करने के बाद हम अपने ज्यादा ह्यूमंस यहाँ पे रह पाएंगे, ज्यादा काम हो पाएगा, बड़ी फैक्ट्री लगाते हैं, पेड़ों की क्या जरूरत है, काट देते हैं इनको, ये हमारा लालच है। इट विल लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मेनी स्पीशीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 ईयर्स, जैसे कि स्टेलर सीकाओ, पैसेंजर पिजन जो है वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से ही हुआ है। और आज के टाइम में बहुत सारी मराइन फिशेज हैं जिनकी पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड जो है वो खत्म होती जा रही है, और वो इंडेंजर्ड स्पीशीज में से एक है, यानी कि खत्म, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। नेक्स्ट, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन का मतलब जब एक एलियन स्पीशीज, बाहर से कोई स्पीशीज अनइंटेंशनली या डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के किसी भी पर्पस के लिए लाई जाती है और वो इन्वेजिव हो जाती है, मतलब फैल जाती है, और उसकी वजह से डिक्लाइन, कम हो जाते हैं या खत्म ही हो जाते हैं कुछ ऐसी स्पीशीज, इंडिजिनस स्पीशीज, यानी कि जो वहां पर रहती है। द नाइल पर्च, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका में, इवेंचुअली उससे एक्सटिंक्शन हो गया बहुत सारी, अराउंड 200 से भी ज्यादा cichlid fish का in this lake. You must be familiar with the environmental damage caused and threat posed to our native species by invasive weed जिसका नाम है जैसे कि carrot grass, parthenium, lantana and water hyacinth, Ecornia. The recent illegal introduction of the African catfish, Clarius garriopennis, for aquaculture purpose is posing a threat to indigenous catfishes in our river. ये सभी क्या है? बाहर से किसी को लेकर आए हो,
किसी अच्छे काम के लिए लाए हो, लेकिन उसकी वजह से नुकसान हो रहा है वहाँ पे जो प्रेज़ेंट पहले से स्पीशीज़ हैं उनकी वजह से। ठीक है? को एक्सटिंक्शन का मतलब एक दूसरे पे डिपेंड थे, एक खत्म हुआ, दूसरा एक्सटिंक्ट हो गया। व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो साथ में ही रह रही थी, है ना, इट एन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। एक पेड़ है, इस पेड़ को खाने वाला ये जानवर है, अब ये पेड़ ही खत्म हो गया तो ये जानवर इसको ही तो खाता था, कैसे जिंदा रहेगा, ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जब होस्ट फिश स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट जो उस फिश को खाते थे also will be extincted. Another example in this case of a co-evolved plant pollinator mutualism where extinction of one invariably leads to extinction of the other. एक खत्म होगा दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, इसको कहते हैं को एक्सटिंक्शन। समझ में आया लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे होता है? अगर होता है तो उसे बचाएं कैसे? अगर बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है तो उसे बचाएं कैसे? उसे बचाने का तरीका है व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। पहले तो हमें क्यों कंजर्व करनी है बायोडाइवर्सिटी? पहली चीज, देयर आर मेनी रीजन। पहले तो हमें ये जानना है कि हमें बचाना है, ठीक है? बचाना क्यों है, क्यों कंजर्व करनी है? बहुत रीजंस हैं, कुछ ऑब्वियस हैं, कुछ नॉट सो ऑब्वियस हैं, बट सभी इंपॉर्टेंट हैं। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू थ्री कैटेगरीज। एक है नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड तीसरा एथिकल, जिसको हम भूल चुके हैं, ठीक है? The narrowly utilitarian arguments for conserving biodiversity are obvious. Humans derive countless direct economic benefit, यानी कि हमारा कुछ फायदा हो रहा है, इकोनॉमिकली पैसे बन रहे हैं नेचर के फूड, जैसे कि दाल हो गई, पल्सेस, फ्रूट्स, ये सब, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे कि टेनिन, ल्यूब्रिकेंट्स, डाई, रेजिन, परफ्यूम, प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, इन सबसे में पैसा बन रहा है, जिसकी वजह से हमने जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, है ना? तो मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स जो आज के टाइम पे मार्केट में हैं, वो प्लांट्स से मिलते हैं, और 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो आज तक हम में से किसी को नहीं पता है कि कितनी मेडिसिनली यूजफुल प्लांट्स हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जिनको हमने आज तक एक्सप्लोर भी नहीं किया है। समझ में आया? इसीलिए जरूरी है इनको बचाए रखना। विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब आप ढूंढो, फाइंड आउट करो, एक्सप्लोर करो ऐसी स्पीशीज को जो कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होल्ड करती हैं। नेशन एडोर्ड विद रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप इनॉर्मस बेनिफिट। जिस नेशन की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है उसके पास बहुत अच्छे चांसेस है अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल करने के, जैसे कि इंडिया, बट हो ऐसा नहीं रहा है, ठीक है? हमारी यूथ कहीं और ही चल रही है। सेकंड हमारा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। इट सेज दैट biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provide. The fast dwindling Amazon forest is estimated to produce कितना photosynthesis के थ्रू कितना ऑक्सीजन? 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ पे जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका 20% तो आपका सीधा अमेजोन रेन फॉरेस्ट से आ रहा है, और इसी को खत्म कर दोगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, जियोगे कैसे? कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑन द सर्विस बाय नेचर? क्या हम ये जो नेचर हमें जो ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, क्या हम इसका कोई मोल लगा सकते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू रख सकते हैं? नहीं। ऑक्सीजन मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कोविड टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर कितने ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे और मिलना कितना मुश्किल हो गया था। तो इसलिए कहते हैं कि वो ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, इसलिए नेचुरल ऑक्सीजन मिल रही है उसको बचाओ। यू कैन गेट सम आइडिया बाय फाइंडिंग आउट हाउ मच योर नेबरहुड हॉस्पिटल स्पेंड्स ऑन अ सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। पॉलिनेशन जो होता है, जिसके बिना प्लांट जो है फ्रूट सीड ये सब नहीं बनाएंगे, ये भी एक सर्विस है, इकोसिस्टम जो हमें प्रोवाइड करता है। किनके थ्रू? पॉलिनेटर्स के थ्रू, जैसे कि बीज, बम्बल बी, बर्ड, बैट। अगर ये ही ना हो तो पॉलिनेशन नहीं होगी तो हमें फ्रूट नहीं मिलेगा। There are other intangible benefits that we derive from nature. The aesthetic pleasure of walking through the thick woods, watching spring flower in full bloom, and waking up to a bulbul song in the morning. Can we put a price tag on such things? जो ये सारी नेचर हमें प्रोवाइड करता है, इतनी पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, इस पे हम प्राइस टैग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। थर्ड है एथिकल आर्ग्यूमेंट। वो ये है कि what we owe to million of plant, animal and micro species with whom we share this planet. क्लियर? अगर फिलोसफिकली या स्पिरिचुअली देखें तो हमें रियलाइज करने की जरूरत है कि स्पीशीज जो है दे हैव एन इंट्रिंसिक वैल्यू, इवन इफ वी मे नॉट बी ऑफ करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस। हो सकता है अभी वो चीज हमारे लिए इकोनॉमिक वैल्यू ना रख रही हो,
लेकिन किसी ना किसी वे में वो स्पीशीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वी हैव अ मॉरल ड्यूटी टू टेक केयर फॉर देयर वेल बीइंग एंड पास ऑन आवर बायोलॉजिकल लेगेसी इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब क्यों करना चाहिए तो पता चल गया, कैसे करना चाहिए दो तरीके से पढ़ेंगे, इन सीटू और एक्स सीटू तरीके से। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड। अगर पूरे इकोसिस्टम को बचाओगे तो बायोडाइवर्सिटी अपने आप बच जाएगी। तो अगर हम पूरे फॉरेस्ट को बचा लेंगे तो हम टाइगर को अपने आप बचा लेंगे। तो इससे हम कहते हैं दिस अप्रोच इज कॉल्ड इन सीटू। ठीक है, कि अंदर ही अंदर हम काम कर रहे हैं और उस जगह को सेव कर रहे हैं। हाउएवर, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर एक एनिमल या प्लांट इंडेंजर्ड है, खत्म होने वाला है, थ्रेटेंड है, स्पीशीज खत्म होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, उसको उस जगह से निकाल कर एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए एक्स सीटू टाइप ऑफ साइट लेकर जाएंगे, उसे बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन है। इन सीटू कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। कैसे बेनिफिट्स होते हैं? इकोनॉमिकली बेनिफिट्स इसके काफी होते हैं, राइट। बट इंपॉर्टेंट क्या है? फेस्ड विद द conflict between development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth। क्योंकि भाई डेवलपमेंट भी करनी है, ठीक है, और कंजर्व भी करना है। तो कई ऐसे नेशन है जिन्हें लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतने रिच नहीं है वो नेशन कि वो अपनी बायोलॉजिकल वेल्थ यानी कि स्पीशीज को बचा सके। इनवेरिएबली द नंबर ऑफ स्पीशीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन फार एक्सीड द कंजर्वेशन रिसोर्सेज अवेलेबल। जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको बचाने के लिए उतने काफी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज इनका एक्सटिंक्शन होने वाला है। On a global basis, this problem has been addressed by eminent conservationists. They identify for maximum protection certain biodiversity hotspot। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि पूरे को मत बचाओ, लेकिन उस एरिया को बचाओ जो हॉटस्पॉट एरिया है। कोविड के टाइम पे हॉटस्पॉट एरिया वो थे जहां पे सबसे ज्यादा कोविड केसेस मिल रहे थे। वैसे ही वो हॉटस्पॉट एरिया जहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिल रही है, स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है, उसको बचाओ। एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, मतलब दैट इज स्पीशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। रेयर है, बस वहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, उन्हें हॉटस्पॉट बना दो, ठीक है, और फिर उन्हें सेव कर लो, कंजर्व कर लो। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया था, बट सब्सिक्वेंटली 9 more have been added to the list, bringing the total number of biodiversity hotspot to the world 34। ये क्वेश्चन आया है। These hotspots are also region of accelerated habitat loss. Three of these hotspots, जैसे कि Western Ghats, Sri Lanka, Indo-Burma, Himalaya, cover our country's exceptionally high biodiversity region। सारा डेटा है। Although जितनी भी biodiversity hotspot है, they put together cover less than 2% of the earth land area। जो हमने फाइंड आउट किए हैं उसमें सिर्फ 2% ही आ रहा है लैंड का एरिया। द नंबर ऑफ स्पीशीज दे कलेक्टिवली हाउ आर एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज्यादा स्पीशीज है, ठीक है, और इनको प्रोटेक्शन देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इट कुड रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटेंशन बाय ऑलमोस्ट 30%। अगर हमने इन हॉटस्पॉट के एरिया के अंदर जो स्पीशीज मिलती हैं उन्हें सेव कर लिया, बचा लिया, तो हमारा जो 30% तक रेट कम हो सकता है एक्सटेंशन का। इन इंडिया, इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे, और नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज की तरह उन्हें बचाया जा रहा है। इंडिया के पास ऐसे 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क है और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इंडिया हैज आल्सो अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन दैट एम्फसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। इन मेनी कल्चर, ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट वर सेट असाइड, यानी कि फॉरेस्ट को अलग कर दिया गया कि भाई इसे हाथ नहीं लगाया जाएगा। ऑल द ट्री एंड वाइल्ड लाइफ विद इन वर वेनरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। सच सेक्रेड ग्रूव्स वर फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जिनको प्रोटेक्शन दी गई? खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड द सरगुजा, चंदा एंड बास्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। मेघालय में भी ऐसे सेक्रेड ग्रूव्स हैं, आर द लास्ट रेफ्यूजीज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। उसी जगह पे सेव कर लो, बचा लो, इन सीटू, ठीक है। एक्स सीटू लास्ट टॉपिक है ये, एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन दिस अप्रोच थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। जहां वो रह रहे थे अब वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, तो उनको वहां से निकाल लिया गया और ऐसी जगह पे रख दिया गया जहां पर उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और स्पेशल केयर दी जा सके, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, प्लांट्स के लिए बोटानिकल पार्क्स, गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी, ठीक है, ये सब बनाए गए हैं। बाहर
आपने ऐसी जगह बना दी, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के आपने उनके लिए मैन मेड हैबिटेट बना दिया, जहाँ पर उनको उनकी सारी चीज़ें मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट ना हो। देयर आर मेनी एनिमल्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेंटेन्ड इन ज़ूलॉजिकल पार्क। बहुत सारे हैं जो नेचुरली तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन ज़ूलॉजिकल पार्क्स में वो आज भी बचाए गए हैं, प्रोटेक्ट किए गए हैं। इन रिसेंट ईयर, एक्स सिटू कंजर्वेशन हैज एडवांस्ड बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेन्ड स्पीशीज इन एनक्लोजर। अब ये थोड़ा और आगे बढ़ चुका है, सिर्फ बचा नहीं रहा है जो एनिमल्स को ही नहीं बचाया जा रहा है, बल्कि अब तो जो गैमीट्स होते हैं, है ना, जिनके पास जो स्पीशीज जो है वो थ्रेटेंड है, जो खत्म हो सकती है, उनको भी प्रिजर्व किया जा रहा है लिविंग और फर्टाइल कंडीशन में फॉर लॉन्ग पीरियड्स यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन। मतलब लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से उसे कंजर्व किया जा रहा है, बचाया जा रहा है ना, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके, जैसे कि 196 डिग्री सेल्सियस पे, -196 सॉरी, ठीक है, उस पे उसको प्रिजर्व किया जा रहा है। एग्स कैन बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड्स। Seeds of different genetic strains of commercially important plants can be kept for long period in seed bank। तो इस तरह से हम ex situ conservation का मतलब कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट से हटा के उसे खुद प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बनाए गए हैबिटेट में, ठीक है। Now, biodiversity knows no political boundaries and its conservation, ठीक है, is therefore a collective responsibility of all nation। भाई बायोडाइवर्सिटी सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है, बाहर भी है, तो सभी की जिम्मेदारी है उसको कंजर्व करना। द हिस्टोरिक कन्वेंशन on biological diversity, the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 called upon all nations। द अर्थ समिट जो बनाया गया था ना, वो सभी नेशंस के लिए था कि भाई काम करना शुरू करो, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना शुरू करो और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन बनाओ उसके बेनिफिट्स के। इन अ फॉलो अप, द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि 2002 में रखी गई, 10 साल के बाद, इन जोजनबर्ग साउथ अफ्रीका, 190 कंट्रीज ने प्लेज किया अपने कमिटमेंट को कि भाई वो 2010 तक ऐसा करके दिखाएगी। एंड अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल लेवल, रीजनल एंड लोकल लेवल हैज बीन सीन। देखा गया कि इसके बाद लोग अवेयर हुए, उन्होंने बचाया बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, जो कि अभी भी किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आया? सो आई होप ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर की एक लाइन समझ में आई होगी। जो भी डेटा है, मैंने ना शुरू में करके दिखाया था, वैसे आपको ये डेटा कि 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये सब आप साइड में लिख लो, स्क्रिबल थोड़ा सा कर लो, हेल्पफुल रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। सो गाइस, विद दैट सेड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, क्योंकि सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।